नमस्कार दोस्तों, बीएनपी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 6 से 9 देखेंगे और इसमें ये बातें करता है लीगल डिसेबिलिटी का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये हमें मोटिवेट करता है और भी ऐसे वीडियो लाने इसके लिए। अब आज का जो टॉपिक है उसे हम शुरू करेंगे एक क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है MPHJS मतलब मध्य प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज 2019 का। क्वेश्चन क्या है कि A इज ए माइनर एंड इज 16 years ऑफ एज। B forcibly dispossessed A from his immovable property. A brings a suit for possession of the property 8 years after attaining the age of majority. क्वेश्चन समझिए कि यहाँ पे A की जो एज है वो 16 years है, ठीक है। उस समय B इसको डिस्पोजेस कर देता है, तो ये 2 साल के बाद 18 years का होगा, यानी कि अब सूट ला सकता है, ठीक है। लेकिन ये लाता कब है? जब 18 years का हो जाता है उसके 8 साल के बाद यहाँ सूट फाइल करता है, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या है। तो पहला सवाल क्या है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है जब कोई सूट फाइल करना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। ये पहला सवाल हुआ। और दूसरा सवाल हुआ कि क्या ये सूट सेक्शन 8 से बार्ड है। ये 2 सवाल हुए। पहला पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है और दूसरा क्या ये सूट सेक्शन 8 से बार्ड है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले सेक्शन 6 to 9 का प्रोविज़न देखेंगे, उसे समझेंगे। इसके बाद हम लोग दोबारा इस सवाल में आएंगे, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 6 एक डिक्लेरेटिव प्रोविज़न है। ये सिंपली डिक्लेयर क्या करता है कि सपोज कोई पर्सन यहाँ पे लीगल डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है। लीगल डिसेबिलिटी क्या होता है मैं भी समझाता हूँ। और यहाँ पे कोई काउज ऑफ एक्शन अराइज होता है और ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन इज अफेक्टेड बाय लीगल डिसेबिलिटी ये प्रिस्क्राइब पीरियड समाप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ प्रिस्क्राइब पीरियड समाप्त हुआ और यहाँ लीगल डिसेबिलिटी सीज हो गया। तो सेक्शन 6 बोलता है कि जिस दिन लीगल डिसेबिलिटी सीज होगा उसके बाद उसे वही टाइम मिलेगा सूट फाइल करने के लिए जो उसे मिलता जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था उस समय, ठीक है। क्लियर है? फिर से समझिए कि अगर कोई पर्सन एक ए एंटाइटल है यहाँ पे सूट फाइल करने के लिए, लेकिन वो लीगल डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है, ठीक है। और ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ही इज अफेक्टेड फ्रॉम लीगल डिसेबिलिटी वो उसका प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो जाता है। तो जिस दिन लीगल डिसेबिलिटी उसका सीज करेगा उसके बाद से उसे वही टाइम मिलेगा सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन फाइल करने के लिए जो उसे मिलता जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था या जहाँ से हम लोग प्रिस्क्राइब पीरियड रिकॉर्ड करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आंसर लिखिएगा तो सेक्शंस के कीवर्ड जरूर लिखिएगा। सेक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सारे सेक्शन याद करना पॉसिबल है। इसलिए सेक्शन के कीवर्ड को ध्यान में रखिएगा और उसे रिप्रोड्यूस करने का कोशिश कीजिएगा। तो सेक्शन 6(1) क्या बात करता है कि अगर कोई पर्सन लीगल डिसेबिलिटी से सब अफेक्टेड है। लीगल डिसेबिलिटी में 3 चीज़ें हैं कि अगर वो माइनर हो, इंसेन हो या इडियट हो, ठीक है। ये 3 चीज़ें लीगल डिसेबिलिटी में आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6(1), ठीक है। और सेकंड बात करता है ये कि जब वो लीगल डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है तब वो एंटाइटल्ड है किस चीज़ के लिए? एंटाइटल्ड है सूट फाइल करने के लिए या एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन मूव करने के लिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। तो क्लियर हो जानी चाहिए
कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन रेकॉन होगा, जहाँ से प्रिस्क्राइब पीरियड रेकॉन होगा, तो यहाँ पे एक वर्ड आया रेकॉन्ड, मतलब जिस दिन से आपका प्रिस्क्राइब पीरियड स्टार्ट होता है। दूसरा आया कि लीगल डिसेबिलिटी, और तीसरा कि एंटाइटल टू फाइल ए सूट और टू मेक एन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। तो अगर जिस दिन से प्रिस्क्राइब पीरियड रेकॉन होता है, वहाँ अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है किसी लीगल डिसेबिलिटी से, ठीक है, और ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ हिज लीगल डिसेबिलिटी प्रिस्क्राइब पीरियड ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद इसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज होती है। तो जिस दिन लीगल डिसेबिलिटी सीज होगी उसके बाद प्रिस्क्राइब पीरियड रिकॉर्ड होगा। ये आपका सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 बोलता है। अब देखिए यहाँ यहीं पे आप समझिए सेक्शन 8 को थोड़ा सा। सेक्शन 6 बोला कि सेम पीरियड मिलेगा, लेकिन सेक्शन 8 बोलता है कि वो जो पीरियड मिलेगा वो नॉट मोर देन 3 इयर्स होगा। ये कैसे होगा आइए आगे देखते हैं, मैं समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ से प्रिस्क्राइब पीरियड रिकॉर्ड होना था, और यहीं पे ये जो है वो लीगली डिसेबल्ड था। यहाँ पे प्रिस्क्राइब पीरियड ख़त्म होता है, यहाँ पे लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म होती है, सीज टू अफेक्टेड होता है। तो यहाँ से ये सेम प्रिस्क्राइब पीरियड मिलेगा ए को टू फाइल ए सूट और टू मेक एन एप्लीकेशन, ठीक है। ये आपका सेक्शन 6 का 1 बोलता है, लेकिन सेक्शन 8 ये जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उस पर एक कैप्शन लगाता है जो बोलता है कि नॉट मोर देन 3 इयर्स होगा, ठीक है। तो सेक्शन 6(1) आई होप क्लियर होगा। आइए देखते हैं सेक्शन 6(2). सेक्शन 6(2) जो है वो आप कह सकते हैं कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का ही एक्सटेंशन है। ये बोलता क्या है कि अगर कोई पर्सन मोर देन 1 लीगल डिसेबिलिटी से अफेक्टेड हो, क्या मतलब होगा कि सपोज यहाँ से प्रिस्क्राइब पीरियड रिकॉर्ड होगा और यहाँ ये जो है वो 2 लीगल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, यानी कि वो माइनर भी है और इंसेन भी है, ठीक है। ये पहला कंडीशन हुआ। तो वही ये सेम चलेगा उसी तरह जैसे अभी 6(1) में चला कि अगर यहाँ प्रिस्क्राइब पीरियड ख़त्म हुआ और यहाँ दोनों लीगल डिसेबिलिटी सीज हुए, तब प्रिस्क्राइब पीरियड सेम मिलेगा जो यहाँ पे था। ये पोर्शन जो था इसको मैं एक्स नाम देता हूँ, तो ये एक्स पीरियड उसको फिर से मिलेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ से प्रिस्क्राइब पीरियड रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पे ये जो था वो माइनर था, ठीक है, और ये प्रिस्क्राइब पीरियड है। तो इसके पहले ये मेजर हो गया, ठीक है, यहाँ मेजर हो गया, लेकिन इसके पहले इस पोर्शन पे यहाँ पे इंसेन हो गया। मीन्स एक लीगल डिसेबिलिटी 1 वाज ओवर लैप्ड विथ लीगल डिसेबिलिटी 2। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब तक दोनों लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म ना हो जाए तब तक इसका प्रिस्क्राइब पीरियड रन करना शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो ये था 6(2). 6(2) सिंपली बोलता है कि अगर कोई पर्सन 2 डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है या एक डिसेबिलिटी ख़त्म होने के पहले दूसरा डिसेबिलिटी शुरू हो जाए, तो जो ए के फेवर में प्रिस्क्राइब पीरियड रन करना होगा या रिकॉर्ड करना शुरू होगा वो फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी से होगा। एक बार सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 पढ़ लीजिएगा। ये कंसेप्ट आपको होप क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा दोबारा एक्सप्लेन करने की ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। अब आइए देखते हैं सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3। सेक्शन 6 सब सेक्शन एक पिक्यूलियर एग्जाम्पल है, एक पिक्यूलियर प्रोविज़न है जो ये बोलता है कि अगर
किसी किसी पर्सन के जो कि लीगली डिसेबल्ड है उसकी डेथ हो जाती है, कब? तो ड्यूरिंग डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ड्यूरिंग डिसेबिलिटी डेथ हो जाती है, तो इसको जो प्रिस्क्राइब पीरियड मिलता आफ्टर सेसेशन ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, तो वही पीरियड मिलेगा उस पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को टू फाइल ए सूट और टू मेक ए एप्लीकेशन। मतलब क्या है कि देखिए, एक पर्सन है ए, सपोज ये 14 ईयर्स का है, ठीक है। ये जब 17 ईयर्स का था तो इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और सपोज इसके पास एक सूट फाइल करने का टाइम होता 12 ईयर्स, ठीक है। अभी मैं सेक्शन 8 पे नहीं जा रहा हूँ, मैं उसे समझाऊंगा। सपोज कि ए के पास कोई सूट है जिसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन 12 ईयर्स है, ठीक है। तो ए जब माइनर था उसी समय उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि 17 ईयर्स पे। तो जो ए का लीगल एयर है उसको कितना टाइम मिलेगा फ्रॉम द डेथ? तो ये मिलेगा 12 ईयर्स, ठीक है। ये आपका सेक्शन 6 का सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर किसी पर्सन का डेथ हो जाता है ड्यूरिंग द पीरियड इन विच ही वाज अफेक्टेड बाय some legal disability, then the legal representative will get the same period as it would be available to A, ठीक है। तो सेक्शन 6(3) वैसे केसेस की बात करता है जब एक पर्सन जो लीगली डिसेबल्ड है उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ लीगल डिसेबिलिटी। अब आइए देखते हैं सेक्शन 6 का सबसेक्शन 4। ये कह सकते हैं कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 का एक्सटेंशन है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था इसमें कि ये जो है वो ड्यूरिंग माइनॉरिटी उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सेम प्रिस्क्राइब पीरियड मिलेगा जो उसको मिलता अगर वो जिंदा रहता और वो उस दिन से जिस दिन वो उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज कर जाता। तो अब सपोज कीजिए इस एग्जांपल में कि ए था, उसकी डेथ होगी ड्यूरिंग माइनॉरिटी। अब इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे है सपोज बी, वो भी माइनर था, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 एंड 2 का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं सबसेक्शन 4। Where the legal representative referred in subsection 3 is at the date of death of the person whom he represents affected by any such disability. Such disability means either he was minor or was insane or was idiot. Then the rules contained under subsection 1 and 2 shall apply. ठीक है, क्लियर? अब आइए देखते हैं सबसेक्शन 5। वेयर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेज बट within the period allowed to him under this section, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been available to that person had he not died. देखिए ये क्या बोलता है कि सपोज ये यहाँ 15 साल का था, ठीक है। यहीं पे इसके फेवर में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन क्या है ये जानने के लिए मेरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पहला वीडियो देखिए, उसमें मैंने कॉज ऑफ एक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई बटन में मैं उसका इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, प्लस उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अब देखिए ये के फेवर में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ जब वो 15 साल का था, ठीक है। 18 ईयर्स का हुआ तो इसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ से इसका प्रेस्क्राइब पीरियड
रिकॉर्ड होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, अब सपोज ये जब 19 साल का था तब इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 जो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको कितना पीरियड मिलेगा टू फाइल ये सूट और टू मेक एन एप्लीकेशन। तो जो रिमेनिंग पीरियड है वही, सपोज अगर 3 साल था प्रिस्क्राइब पीरियड, सपोज क्या सेक्शन 8 में मैक्सिमम 3 ईयर्स हो सकता है, वो कैसे होगा मैं डालूंगा। तो 3 साल में 1 साल इधर निकल गया। ठीक है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलेगा 2 ईयर्स ओनली। ठीक है, और ये जो प्रोविज़न है ये आपका सेक्शन 9 में कुछ ऐसा ही है। सेक्शन 9 क्या बोलता है कि अगर एक बार प्रिस्क्राइब पीरियड चलना शुरू हो गया तो वो किसी तरह नहीं रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 18 ईयर्स का हो गया था, यानी कि इसकी एक ही जो लीगल डिसेबिलिटी है वो उसका सेसेशन हो गया था, वो ख़त्म हो गया था, और यहाँ से ये 1 साल बाद डेथ होता है तो इसका प्रिस्क्राइब पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका था। तो ऐसे केस में सब्सिक्वेंटली अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये पीरियड चलता ही रहेगा। ठीक है, और फिर वो रुकेगा नहीं, चाहे इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव माइनर हो या कुछ हो। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सेक्शन 8 जो है वो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 का एक्सेप्शन है। मैंने अभी सेक्शन 7 डील नहीं किया, मैं उससे आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग सेक्शन 8 देख लेते हैं। तो सेक्शन 8 दो बातें करता है कि जो सेक्शन 6 और 7 का जो प्रोविजंस है वो दो चीज़ों पे अप्लाई नहीं करेगा, और वो दो चीज़ें क्या है, तो एक राइट टू प्रीएम्पशन और दूसरा जो प्रिस्क्राइब पीरियड मिलेगा आफ्टर सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी वो 3 साल से अधिक नहीं होगा, नॉट मोर देन 3 ईयर। ठीक है, कब से, तो ये होगा आइदर फ्रॉम द डेथ ऑफ द लीगली डिसेबल्ड पर्सन और फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ लीगल डिसेबिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन, इसका जो प्रिस्क्राइब पीरियड है, सॉरी प्रिस्क्राइब पीरियड नहीं, लिमिटेशन, सॉरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन 1 ईयर होता है। कब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन 1 ईयर होता है, ये आपको दे रखा है आर्टिकल 97 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, तो जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन 1 ईयर होता है एज पर आर्टिकल 97 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन होता क्या है, तो सपोज कीजिए कि एक्स कोई पर्सन है, उसके दो बेटे हैं ए और बी। ठीक है, तो ए की डेथ हो जाती है तो इसका जो प्रॉपर्टी है एक्स का वो दो भागों में बढ़ता है, ए और बी का। ठीक है, अब बी जो है वो अपना प्रॉपर्टी सी को बेचना चाहता है। ठीक है, तो ए के पास जो है वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है। राइट ऑफ प्रीएम्पशन का मतलब क्या है कि बी जो है वो पहले ए को पूछेगा कि क्या तुम मेरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो। राइट, यही है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। मीन्स पड़ोसी पड़ोसी नहीं बोलेंगे, अगर कोई ब्लड रिलेशनशिप है तो एक ब्लड रिलेशनशिप अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है एडजेसेंट जो है, मतलब एक के साथ एक के प्रॉपर्टी के साथ दूसरा प्रॉपर्टी, तो दोनों आपस में एक दूसरे से पूछेंगे किसी तीसरे को बेचने के लिए। ये ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि कोई स्ट्रेंजर बगल में आके ना रहने लगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन। और ये राइट ऑफ प्रीएम्पशन का जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो 1 ईयर है। कब से, सपोज कि बी ने सी को प्रॉपर्टी बेच दी तो जिस दिन इसने इसको बेचा उसके बाद से 1 साल। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जैसा कि सेक्शन 8 डिक्लेयर करता है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 और 7 लागू नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे
जो है वो सस्पेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लॉ जो है वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन को फेवर नहीं करता है। बहुत दिनों तक आप इसे लटका के रख नहीं सकते, राइट। और दूसरी बात करता है कि किसी भी केस में जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो 3 साल से अधिक नहीं होगा, नॉट मोर देन 3 ईयर्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझिए। सपोज ये यहाँ लीगल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, ठीक है, और इसका प्रिस्क्राइब पीरियड यहाँ पे ख़त्म होता है और लीगल डिसेबिलिटी यहाँ सीज कर रहा है। तो जैसा कि सेक्शन 6(1) बोलता था कि सेम प्रिस्क्राइब पीरियड, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है मान लीजिए x ईयर था, तो प्रिस्क्राइब पीरियड भी इसको x ईयर यहीं से मिलेगा। ये सेक्शन 6(1) कहता था। लेकिन सेक्शन 8 क्या बोलता है कि ये जो प्रिस्क्राइब पीरियड जो फर्दर उसको मिलेगा वो नॉट मोर देन 3 ईयर्स होगा। अब इसको समझिए, नॉट मोर देन 3 ईयर्स का क्या मतलब हुआ। तो सपोज अगर प्रिस्क्राइब पीरियड ओरिजिनल, मैं ओरिजिनल की बात करता हूँ, ओरिजिनल प्रिस्क्राइब पीरियड अगर 3 साल या उससे अधिक हो, ऐसे केस में जो न्यू प्रिस्क्राइब पीरियड है वो 3 साल से अधिक नहीं मिलेगा। समझ गए? मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन 3 ईयर्स हो सकता है। अगर ओरिजिनल प्रिस्क्राइब पीरियड लेस देन 3 ईयर्स हो तब क्या होगा? तब न्यू प्रिस्क्राइब पीरियड विल बी इक्वल टू ओरिजिनल प्रिस्क्राइब पीरियड। समझ में आया ये बात? फिर से रिपीट करता हूँ। मतलब अगर ओरिजिनल प्रिस्क्राइब पीरियड 3 साल या उससे अधिक हो तो नया जो प्रिस्क्राइब पीरियड मिलेगा वो नॉट मोर देन 3 ईयर्स मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 3 ईयर्स का एक्सटेंशन हो सकता है। लेकिन अगर ओरिजिनल प्रिस्क्राइब पीरियड 3 साल से कम होगा तो न्यू प्रिस्क्राइब पीरियड कितना होगा? तो जितना ओरिजिनल प्रिस्क्राइब पीरियड था। यानी कि सपोज देखिए, एग्जांपल देखिए, ये यहाँ पे 12 साल का है, ठीक है। कोई काउज ऑफ एक्शन अराइज होता है जिसका प्रिस्क्राइब पीरियड 1 मंथ है, ठीक है, सॉरी 1 मंथ नहीं 1 ईयर है। ये यहाँ पे 18 साल होगा तो इसको जो प्रिस्क्राइब पीरियड मिलेगा वो मैक्सिमम 1 ईयर मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनल 1 ईयर था। मतलब सेक्शन 8 जो है वो एनेबलिंग सेक्शन है, लेकिन एनेबलिंग सेक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ओरिजिनल प्रिस्क्राइब पीरियड था उससे लंबा मिलेगा। अगर ओरिजिनल प्रिस्क्राइब पीरियड लंबा था, मीन्स 3 साल से अधिक था, तो वो मैक्सिमम 3 साल मिलेगा। लेकिन अगर जो कम है, 3 साल से कम है, तो जो ओरिजिनल प्रिस्क्राइब पीरियड है बस उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो हमने सेक्शन 6 देख लिया और सेक्शन 8 देख लिया, ठीक है। सेक्शन 6 के प्रोविजन देख लिए। सेक्शन 8 क्या बोलता है कि प्रिस्क्राइब पीरियड कुछ भी हो तो सिचुएशन ऑफ डिसेबिलिटी से 3 साल से अधिक नहीं मिल सकता है, ठीक है। अब हम क्या क्वेश्चन देख सकते हैं? तो आइए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ये एक माइनर था 16 साल का, ठीक है, और बी जो है उसको फोर्सिबली डिस्पोजेस कर दिया, और डिस्पोजेशन 16 साल में हुआ है। यहाँ पे 16 साल का था तो डिस्पोजेस्ट कर दिया। ये 18 ईयर्स का हो गया तो लीगल डिसेबिलिटी सीज टू ऑपरेट हो गया। अब यहाँ से 8 साल के बाद ये सूट फाइल किया, यानी ये सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट में, राइट। तो सवाल यही है कि क्या ये सूट बार्ड है सेक्शन 8 से? एक सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल क्या था कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है टू फाइल ए सूट टू रिकवर ये प्रॉपर्टी बेस्ड अपॉन टाइटल। तो जो पहला सवाल है उसका लिमिटेशन पीरियड है 12 ईयर्स, ये एज पर
आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो पहला सवाल तो आपका यही है, उसका आंसर है कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है टू रिकवर ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, टू रिकवर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड अपॉन टाइटल इज 12 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन एज पर आर्टिकल 65। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ ये जो था वो 16 साल का था और यहीं पे डिस्पोजेशन हुआ, ठीक है। तो सपोज अगर सेक्शन 6 नहीं होता तब क्या होता? तो इसके पास डिस्पोजेशन हुआ है तो टाइटल के बेस पे इसको प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए 12 years मिलता एज पर आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। तो ये 12 years कहाँ समाप्त होता? तो जब ये 28 years का होता और यहीं पे प्रिस्क्राइब पीरियड जो है वो समाप्त होता, यानी कि ये 18 साल का होता। उसके बाद उसके पास कितने पीरियड होते? तो यहाँ पे ये 2 साल हुआ गया, उसके बाद ये 10 years। मतलब जब वो अगर ये सेक्शन 6 से अवेलेबल नहीं होता, मतलब ए के पास सेक्शन 6 का बेनिफिट नहीं होता तो यह सेक्शन 6 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो ए के पास है वो टोटल 10 साल मिलता आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, ठीक है। तो अगर सेक्शन 6 नहीं होता तो हमारे पास 10 साल होता, यानी कि ए के पास 10 साल होता, ठीक है। लेकिन सेक्शन 8 बोलता है कि मैक्सिमम जो एक्सटेंशन है वो 3 years होगा। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, थोड़ा देर इसे पॉन्डर कीजिए कि क्या सेक्शन 8 यहाँ पे एप्लीकेबल है? पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। तो सवाल मिला आप लोग को? सवाल का जवाब मिला? नहीं मिला हो या मिला हो तो भी समझिए। सेक्शन 8 स्पेसिफिकली बोलता है, देखिए ये शुरुआत ये होता है नथिंग इन सेक्शन 6 और सेक्शन 7। क्या मतलब होगा इसका? कि जब तक 6 और 7 अप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 8 अप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्लियर है? मतलब जब तक सेक्शन 8 की अप्लीकेबिलिटी के लिए सेक्शन 6 या सेक्शन 7 अप्लीकेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर सेक्शन 6 या 7 अप्लीकेबल नहीं है तो सेक्शन 8 भी अप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो सवाल इसमें दे रखा है कि जो डिस्पोजेशन हुआ 16 साल के एज में हुआ और वो सूट फाइल करता है 8 years आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। तो जैसा मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर 6 नहीं होता तो इसके पास टोटल टाइम होता 2 साल इधर और 10 साल इधर प्रिस्क्राइब पीरियड का, ठीक है। तो अब इससे ये निकल आता है कि जब सेक्शन 6 एप्लीकेबल नहीं है तो सेक्शन 8 भी एप्लीकेबल नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो लीगल डिसेबिलिटी के प्रोविजंस हैं वो एनेबलिंग सेक्शंस हैं, एनेबलिंग प्रोविजंस हैं। तो एनेबलिंग प्रोविजंस कभी भी किसी को डिसेबल नहीं कर सकता है। क्या मतलब का हुआ मेरे कहने का कि जो सेक्शन किसी को किसी चीज़ के लिए एम्पावर्ड कर सकता है, मतलब किसी चीज़ को बेनिफिट दे सकता है, तो जो बेनिफिट ऑलरेडी है उसको कैसे वो ख़त्म कर सकता है? मतलब अगर वो सेक्शन 6 नहीं होता तो जब ये 16 साल का था तो वो कब तक फाइल कर सकता था? जब तक वो 28 साल का होता,
क्योंकि प्रिस्क्राइब पीरियड यहाँ 12 साल है। ठीक है, तो लीगल डिसेबिलिटी का प्रोविज़न अप्लाई करके इस 28 साल को कम ना कर दें, यानी कि ये 18 के बाद 8 साल बचता, तो यहाँ अगर 3 साल देते सेक्शन अप्लाई करके, तो ये इसके साथ इनजस्टिस हो जाता। समझ रहे हैं मेरी पॉइंट? तो इसलिए यहाँ सेक्शन 6 अप्लीकेबल नहीं है, और जब सेक्शन 6 अप्लीकेबल नहीं है तो सेक्शन 8 भी अप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप कि ये आंसर आप लोग को समझ में आ गया हो। अब आइए देखते हैं सेक्शन 8 तो देख ही लिए। सेक्शन 9, सेक्शन 9 मैंने बोला था कि सेक्शन 5 के साथ हम लोगों ने थोड़ा सा डील किया था। तो सॉरी, सेक्शन 5 नहीं, सेक्शन 6 का सब सेक्शन 5 के साथ डील किया था। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है ड्यूरिंग लीगल डिसेबिलिटी, और वंस डिसेबिलिटी सीजेस, तो जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा रन करने के लिए। और इस बीच अगर जो पर्सन लीगल डिसेबिलिटी में पहले था उसकी डेथ हो जाती है, तो जो पीरियड बचा रहेगा वही पीरियड मिलेगा इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डिसेबल्ड हो या एनेबल्ड हो। तो आइए देखें सेक्शन 9। सेक्शन 9 बोलता है कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it, provided that where letters of administration to the estate of a creditor have been granted to his debtor, the running of the period of limitation for a suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues। तो पहला पार्ट जो है, जो जिसका जनरल प्रोविजन है सेक्शन 9 का, वो आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक बार पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो रन करना स्टार्ट हो जाता है तो वो किसी भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी से नहीं रुक सकता है। ठीक है, ये इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि सपोज ये जो है वो 18 ईयर्स का था। ठीक है, सॉरी 18 नहीं, ये 16 ईयर्स का था। यहाँ पे ये 18 ईयर्स का हुआ, तो यहाँ से पीरियड शुरू हो जाएगा। ठीक है, और सपोज कि प्रिस्क्राइब पीरियड इसका यहाँ ख़त्म होता है और यहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है, या डेथ हो जाए तब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको उतना ही पीरियड मिलेगा जो बचा हुआ है, ये पीरियड बचा हुआ है तो ये मिलेगा। या अगर सपोज यहाँ पे ये इंसेन हो जाए, डेथ इसकी ना हुई है और ये इंसेन हो जाए, ठीक है, तो भी ये जो पीरियड है इतना ही मिलेगा इसको, मतलब सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी इस पीरियड को चलने से रोक नहीं सकता है। ये आपका बोलता है 9 का मेन प्रोविज़न। जो सेकंड प्रोविज़न है जो क्रेडिटर की बात करता है और डेटर की बात करता है। अब सपोज ऐसे समझिए कि ए ने बी को लोन दिया, तो ये क्रेडिटर हुआ जो लोन दिया, और ये डेटर हुआ। ठीक है, तो जो अगर आप देखेंगे डेटर और क्रेडिटर है, तो जो क्रेडिटर के पास राइट है टू फाइल ए सूट टू रिकवर द मनी वो 3 साल है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे ए ने बी को लोन दिया, ठीक है, और अभी प्रिस्क्राइब पीरियड सपोज यहाँ पे ख़त्म होगा, और यहाँ पे बी को ए के एस्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि बी एक फ्रॉड प्ले करेगा और ए को लोन ही नहीं चुकाएगा। ठीक है, वो वेट करेगा कि प्रिस्क्राइब पीरियड ख़त्म हो जाए, तो जब प्रिस्क्राइब पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो ये बी के खिलाफ सूट नहीं फाइल कर पाएगा। ठीक है, तो बी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एज एस्टेट विल डिले, और इसलिए जो सेक्शन 9 का प्रोवाइजो है वो बोलता है कि जब तक जो डेटर है वो क्रेडिटर का एस्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, तो जो ये रनिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो सस्पेंडेड रहेगा। इसका प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए आगे चलते हैं। जो रह गया सेक्शन 6 to 9 में सेक्शन 7।
तो सेक्शन 7 जो है वो बात करता है कि अगर दो या दो से अधिक पर्सन दो या दो से अधिक पर्सन्स लीगल डिसेबिलिटी से अफेक्टेड हैं, ठीक है। और ये और इस मतलब जो पर्सन्स हैं वो ज्वाइंटली एंटाइटल्ड हैं टू इंस्टीट्यूट ये सूट और मेक एन एप्लीकेशन। यानी कि सपोज यहाँ पे 3 लोग हैं, एक है नॉन डिसेबल्ड और 2 हैं लीगली डिसेबल्ड, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि सपोज ये जो नॉन डिसेबल्ड है, मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, ये बी है और ये सी है। तो ये जो है विदाउट कंकरेंस ऑफ बी एंड सी अगर सूट फाइल कर सकता है तो सेक्शन 6 और 7 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सॉरी सेक्शन 6 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट रनिंग, ठीक है। लेकिन अगर जो नॉन डिसेबल्ड पर्सन है वो इन लोगों के कंकरेंस के बिना सूट फाइल नहीं कर सकता है या एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकता है, ऐसे केस में किसी भी पर्सन के खिलाफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन नहीं करेगा। समझ में आया? देखिए यहाँ पे काउज ऑफ एक्शन एराइज होता है। मैंने एग्जांपल दिया था, ए जो है वो एबल्ड है, बी और सी लीगली डिसेबल्ड है। तो ए अगर इन दोनों के कंकरेंस के बिना सूट फाइल कर सकता है या एप्लीकेशन मेक कर सकता है तो सेक्शन 6 अप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर इनके कंकरेंस के बिना सूट फाइल नहीं कर सकता है तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो सस्पेंडेड रहेगा तब तक जब तक सारे लोगों की लीगल डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती है, राइट। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन अप्लाइज टू ए डिस्चार्ज फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूडिंग ए लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब लाइबिलिटी कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर दो या दो से अधिक लोग जिसमें कुछ डिसेबल्ड हों और कुछ नॉन डिसेबल्ड हों वो सूट फाइल कर सकते हैं एक साथ, वैसे केस में ये सब सेक्शन एप्लीकेबल है। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, जो करता है उसको डीम्ड माना जाएगा कि वो बाकी मेंबर्स के यहाँ पे मीन्स विदाउट कंकरेंस ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ ही कैन डिस्चार्ज द लायबिलिटी, ठीक है। आइए कुछ पॉइंट्स देखते हैं सेक्शन 7 से रिलेटेड। तो पहला है कि 2 या 2 से अधिक पर्सन्स होना चाहिए जो ज्वाइंटली एंटाइटल्ड हों, किस लिए, टू फाइल अ सूट और टू मेक एन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। तो इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्डर 1 रूल 1 यानी कि ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि ये जो राइट है ये विथ रिस्पेक्ट टू सूट होना चाहिए और विथ रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक या कुछ लोग उसमें डिसेबल्ड होना चाहिए और एक या दूसरे बाकी लोग वो नॉन डिसेबल्ड होना चाहिए। कब? एट द टाइम ऑफ रेकॉर्डिंग ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट, one of the non-disabled person stands in such legal capacity that he is capable of discharging the liability of opposite party not only for himself rather also on behalf of the disabled person। इसका एग्जांपल एक्टिव पार्टनर मीन्स अगर ए और बी पार्टनर्स हैं उसमें ए एक्टिव है, बी जो है वो डोरमेंट पार्टनर है। तो ऐसे केस में ये अगर विदाउट डोरमेंट पार्टनर भी है और डिसेबल्ड भी है तो ये विदाउट कंकरेंस ऑफ बी सूट फाइल कर सकता है क्योंकि ये एक्टिव पार्टनर था, ये एक्टिव पार्टनर नहीं था। तो ऐसे में बी के कंकरेंस की आवश्यकता नहीं है और ये जो है वो सूट फाइल कर सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल कर्ता का वो मैंने बता दिया।
तो वही है कि अगर जो नॉन डिसेबल्ड पर्सन है वो विदाउट कंकरेंस ऑफ डिसेबल्ड पर्सन सूट फाइल कर सकता है या एप्लीकेशन में कर सकता है, तो सेक्शन 6 का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो ये भी मैं समझा चुका हूँ कि अगर नाइदर ऑफ द नॉन डिसेबल्ड पर्सन जो है वो अगर सूट फाइल नहीं कर सकता, मीन्स डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी नहीं कर सकता है विदाउट कंकरेंस ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, तो ऐसे केस में बेनिफिट ऑफ सेक्शन 6 जो है वो सबको मिलेगा, राइट। तो इस तरह से सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 9 का प्रोविजन हमने देखा, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। क्वेश्चन में एक बार फिर से बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि जो ए है जब 16 साल का था उस समय उसके फेवर में एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ जिसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन 12 ईयर्स है, लेकिन वो सूट कब फाइल करता है जब वो मेजर हो जाता है उसके 8 साल के बाद, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे प्रिस्क्राइब पीरियड 12 साल था, तो जब वो उसका लीगल डिसेबिलिटी सीज टू बी इन इफेक्ट होता है उसके बाद भी उसके पास विदाउट एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 6 10 साल का टाइम मिलता है, लेकिन वो सूट फाइल कर रहा है 8 साल के अंदर, तो वो लिमिटेशन से बाहर नहीं होगा। प्लस लिमिटेशन से बाहर नहीं होगा एज पर सेक्शन 8, क्योंकि सेक्शन 8 तब अप्लीकेबल होता जब सेक्शन 6 अप्लीकेबल होता। मीन्स द अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 8 is dependent upon 6, means section 6 sorry the application of the application of provision of section 6 is sine qua non of for applicability of section 8। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा सा वो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए BNP लॉ क्लासेस को। हम लोग और भी अच्छे अच्छे